सर एक नई बात सुनने में आई है, वैसे तो ट्रम्प को लेकर है और आप यकीनन आप लोग कहेंगे कि ट्रम्प तो वैसे ही बोलता रहता है, उसकी क्या सुननी। लेकिन फिर भी मतलब प्रेसिडेंट तो है ही ना अमेरिका का। वो कह रहे हैं कि जी ट्रम्प ने क्लेम किया है कि भारत ने उनको ऑफर दी है कि जी हम टैरिफ जो है वो जीरो करने को तैयार है। मशरक की ताकत के सामने मगरिब बौखलाहट का शिकार नजर आ रही। न्यूज ये है कि वो कह रहे थे कि भारत ने ये ऑफर दिया था कि वो जीरो टैरिफ करने के लिए तैयार है और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इट्स गेटिंग लेट। डोनाल्ड ट्रंप अब तंज भरे बयानात देने पर मजबूर हो गए हैं। भारत के लिए नई मुश्किलात सामने आ रही हैं। उनके अपने दोस्तों ने भी रुख फेरना शुरू कर दिया। तो ट्रम्प साहब से बात करना बड़ा डेंजरस हो गया है बिकॉज ऑफ हिज क्या कह ले वेन ग्लोरी जो वो चाहते हैं उसकी वजह से। लेकिन सर ऐसा क्यों सर, इतनी बड़ी कंट्री के वो लीडर हैं, इतनी बड़ी कंट्री में वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हैं, तो वो इस किस्म की अजीब अजीब किस्म की बातें कैसे कर सकते हैं कि जिसका कोई मतलब ही ना निकले या जिसका मतलब एकदम गलत निकले। क्या उनकी कोई टीम नहीं है? क्या उन्हें कोई बताने वाला नहीं है? एडवाइजर्स नहीं होते क्या इनके? सर एक नई बात सुनने में आई है, वैसे तो ट्रम्प को लेकर है और आप यकीनन आप लोग कहेंगे कि ट्रम्प तो वैसे ही बोलता रहता है, उसकी क्या सुननी। लेकिन फिर भी मतलब प्रेसिडेंट तो है ही ना अमेरिका का। वो कह रहे हैं कि जी ट्रम्प ने क्लेम किया है कि भारत ने उनको ऑफर दी है कि जी हम टैरिफ जो है वो जीरो करने को तैयार है। तो क्या कहेंगे सर आप लोग, वाकई में ऐसा हो रहा है? और ये आपने ऐसी ऑफर दी है किस लिए? घबराहट आ गई है? क्या बात हो गई है? न्यूज ये है कि वो कह रहे थे कि भारत ने ये ऑफर दिया था कि वो जीरो टैरिफ करने के लिए तैयार है और उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इट्स गेटिंग लेट, देर हो रही है। तो सर इसमें देर क्यों हो रही है सर? देखिए, ट्रंप और पाकिस्तान दोनों की एक समस्या है। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि अभिषेक जी आप क्या सॉल्यूशन बताएंगे पाकिस्तान और पाकिस्तान को ठीक करने का, तो मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा और उसका नाम है क्रेडिबिलिटी। द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान की वो कहते कुछ है, करते कुछ है, सोचते कुछ है, बोलते कुछ है। इसकी वजह से वो दुनिया भर में क्योंकि दे देमसेल्व्स डू नॉट नो कि वो चाहते क्या है। वो हर चीज का उपयोग करे तो उसकी वजह से क्रेडिबिलिटी एक बहुत मेजर इशू बना हुआ है उनके साथ। उसी तरीके से ट्रम्प साहब का भी है, उनके साथ भी यही इशू है कि क्रेडिबिलिटी जीरो है उनकी ना, उनके ऊपर कोई भरोसा ही नहीं करता। अब वो कह रहे हैं कि मोदी साहब ने जीरो टैरिफ का ऑर्डर दिया। ठीक है भाई, ट्रेड नेगोशिएशन चल रहे होंगे, उसमें एक प्रपोजिशन हुआ होगा कि भाई लेट्स पॉन्डर ओवर की दोनों तरफ से जीरो टैरिफ हो जाए बारिंग फ्यू सेक्टर्स। जैसे ये बात तो सबको पता है, प्रधानमंत्री जी ने उसको खुले में भी बोल दिया कि वी आर नॉट गोइंग टू ओपन आवर एग्रीकल्चर सेक्टर टू नॉन एग्रीकल्चर टू अमेरिकन प्रोडक्ट्स। हम अमेरिकन भुट्टे नहीं खाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ के जो किसान हैं उनका हालत खराब हो जाएगा। उसी तरीके से हमारी जो एफएमसीजी कंपनियां हैं या हमारी जो दूसरी कंपनियां हैं, एफएमसीजी तो खैर शायद नहीं क्योंकि वो तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से जो टॉप 3 एफएमसीजी कंपनी इंडिया में है उसमें हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड होगी और आई गेस पतंजलि भी हो सकती है, नेवरदलेस। तो मेरे कहने का मतलब है कि क्रेडिबिलिटी नहीं है, उनकी इस बात का विश्वास नहीं किया जा सकता। किसी ट्रेड नेगोशिएशन में एक दो ऐसी चर्चा हुई होगी, बट ये थोड़े कि हमने ऑफर कर दिया। ये वही बात हो गई जो वो क्लेम कर रहे हैं, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी उनका फोन नहीं उठा रहे क्योंकि वो कुछ भी बोल रहे। भाई उनसे कुछ भी बात कीजिए, वो उसका अपने मन से मतलब निकाल करके और कुछ भी बोल दे रहे। अब आप बताइए, कोई ट्रेड नेगोशिएशन के बीच में से बात निकाल के वो बोल देंगे कि भैया ये तो जीरो टैरिफ ऑर्डर किए थे, तो उनसे तो बात करना खतरनाक है। वो अगर आप उनको गलती से बोल दीजिए कि ट्रम्प साहब आप तो बहुत अच्छे लीडर, तो कह देंगे हमको इतने वर्ल्ड का लीडर डिक्लेयर कर दिया था, भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहता था। सो ट्रम्प साहब से बात करना बड़ा डेंजरस हो गया है बिकॉज ऑफ हिज क्या कह ले वेन ग्लोरी जो वो चाहते हैं उसकी वजह से। लेकिन सर ऐसा क्यों सर, इतनी बड़ी कंट्री के वो लीडर हैं, इतनी बड़ी कंट्री में वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका है, तो वो इस किस्म की अजीब अजीब किस्म की बातें कैसे कर सकते हैं कि जिसका कोई मतलब ही ना निकले या जिसका मतलब एकदम गलत निकले। क्या उनकी कोई टीम नहीं है? क्या उन्हें कोई बताने वाला नहीं है? एडवाइजर्स नहीं होते क्या इनके? एडवाइजर्स, ट्रम्प साहब ने जितने एडवाइजर्स को फायर किया उतना तो उन्होंने अप्रेंटिस सीरियल में किसी को फायर नहीं किया था। जॉन बोल्टन से लेकर आजकल के जो उनके सबसे मुखर क्रिटिक हैं जॉन बोल्टन साहब, उनके एनएसए रह चुके हैं, उनको उन्होंने फायर कर दिया। मैटिस साहब, जनरल मैटिस, मैड डॉग के नाम से फेमस है, बहुत जबरदस्त जनरल माने जाते हैं अमेरिका में फॉर हिज परफॉर्मेंस इन द इराक वॉर, उनको उन्होंने कह दिया ओवररेटेड जनरल है। तो भैया वो किसी को समझ ही नहीं रहे हैं, मतलब द मैन सिंपली थिंक्स ही इज द बेस्ट, ऑल अदर पीपल आर फूल्स। तो अब उसमें आप उनसे क्या बहस कीजिएगा आरजू जी? वो आप उनसे दूरी बना के चले तो बेहतर है। आप यदि ट्रम्प साहब के करीब जाएंगे तो ही विल बर्न, ही विल I mean, I don't know, I don't want to use any word जो कि किसी प्रेसिडेंट के नहीं बोलना चाहिए। आखिरकार at the end of the day वो एक चुने हुए लीडर है और मैं उनका पूरा सम्मान करता हूँ, बट आई थिंक कि ट्रम्प साहब की क्रेडिबिलिटी जीरो है, इसलिए मैं ट्रम्प साहब की किसी बात पे कोई बहुत ज्यादा सीरियसनेस अटैच नहीं करूंगा।
तो सर पहले यही ट्रम्प थे जो आप लोगों को बहुत पसंद थे, और अब की बात ट्रम्प सरकार और इस तरह के भी आप लोग, आपके प्राइम मिनिस्टर ने नारे लगाए थे। अब अचानक से आप कह रहे हैं कि उनकी क्रेडिबिलिटी पे आपको शक है और आप उनका भरोसा ही नहीं करते। तो ये क्या पॉलिटिक्स में या ये जो कंट्री टू कंट्री रिलेशंस होते हैं उसमें एकदम से सर इस तरह के टर्म्स भी आ जाते हैं कि किसी पे बिल्कुल भरोसा, कल को चाइना के लिए भी आप यही कह सकते हैं, कल को रशिया के लिए भी आप लोग फिर इसका मतलब है यही कह सकते हैं, और कल को हमारे ऊपर ट्रस्ट आ सकता है। ये भी हम समझे क्या, अगर अगर हर चीज बदलती है तो पाकिस्तान के लिए भी सोच बदल जाएगी? देखिए ऐसा है आरजू जी, भरोसा तो हमने नवाज शरीफ साहब पे किया था, अटल बिहारी वाजपेयी जी चले गए, कश्मीर हो गया, जिसको आप कहती हैं वो कारगिल हो गया। भरोसा मोदी जी ने किया था तो वो पठानकोट हो गया, पुलवामा हो गया, उरी हो गया। तो ये तो अब आप इसको क्या कीजिएगा कि हम, वो तो नवाज शरीफ साहब की बेटी की शादी में पहुंच गए थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो बेटी की ही शादी थी आपके जो नवाज शरीफ साहब है। भरोसा तो नवासी की शादी थी, हाँ बेटी की, नवासी 90 91 जिसकी भी शादी थी, पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि आप जो है ये क्रेडिबिलिटी दुनिया में ऐसे नहीं चलती भाई। वो एक मनुष्य है, वो कभी भी अपना इंटरेस्ट को देख करके पलटी मार सकते हैं, वो पलटी मार देंगे तो हम उस पर क्या कर सकते हैं? वी हैव नो ऑप्शन एक्सेप्ट दैट कि भैया हम उसको सुनते रहे। इसलिए ये कहना कि भैया हम उनके बहुत फेवर में थे और बाद में वो पलट गए, भाई इसका कोई, ऐसे तो जर्मनी ने साइन किया था रशिया के साथ पीस ट्रीटी, उसके बाद उन्हीं के ऊपर चढ़ाई कर दी। दुनिया में ये सब चीजें होती रहती है। देयरफॉर आई थिंक इनको आपको बहुत सीरियसली नहीं लेना चाहिए आरजू जी, कि हमने उनके लिए सपोर्ट किया था, बाद में वो हमारे अगेंस्ट में हो गए। ऐसे तो बहुत कुछ होता रहता है भाई, हमारे लोकल पॉलिटिक्स में होता है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी एक बार बीजेपी के साथ आते हैं, फिर उसके बाद 6 महीने बाद बीजेपी को छोड़ के दूसरी पार्टी के बाद चले जाते हैं, फिर उसके बाद 6 महीने बाद उस पार्टी को भी छोड़ के वापस से बीजेपी में आ जाते हैं। हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल जोड़ा गया। आपको एक बड़ी मजेदार कहानी सुनाते हैं। 10th शेड्यूल, वो 10th शेड्यूल क्यों जोड़ा गया? उसका नाम है एंटी डिफेक्शन लॉ, समझ लीजिए। एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब कि यदि आपने मान लीजिए कांग्रेस के टिकट पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन जीता है और आप अगर फ्लोर में जाकर के बीजेपी के साथ बैठ जा रहे हैं, इलेक्शन आपका हुआ है कांग्रेस के टिकट पे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर चले गए और बीजेपी के दल में जाके शामिल हो गए, तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन बिल लाया गया कि यदि कोई अपनी इलेक्शन सिंबल वाली पार्टी को छोड़ के दूसरे पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसकी सदस्यता मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की रद्द कर दी जाएगी। एक एक्सेप्शन था कि आप 3/4 पूरी पार्टी तोड़ ले तो बात अलग है, फिर वो एंटी डिफेक्शन में नहीं आएगा। आपको पता ही आया क्यों था? एक महोदय थे, उनका नाम था आया राम या गया राम नाम था उनका, अगर मैं नहीं गलत हूं तो मैं आपको उनका नाम बता देता हूं। एक मिनट दीजिए। गया राम refers to Gaya Lal, a Haryana MLA who famously switched his political party multiple times in 1967, giving rise to term Aya Ram Gaya Ram. तो उन्होंने इतनी बार अपनी पॉलिटिकल पार्टी बदली एक दिन में, आप सोच नहीं सकते, एक दिन में 3 times इन द सेम डे। तो मतलब कि वो मान लीजिए कांग्रेस, ऐसा कैसे वो किया, मान लीजिए जैसे कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है, अब वो चूंकि हम लोग के पैदाइश के पहले का है, बट मान लीजिए नो कॉन्फिडेंस मोशन है, तो उन्होंने पहले जाके बोला कि हाँ हम तो इनके साथ शामिल हो रहे हैं, कांग्रेस के टिकट पे आए थे, बीजेपी के साथ शामिल हो गए। फिर दोपहर तक कांग्रेस वालों ने प्रेशर डाला, अरे क्या कर रहे हो, वापस इधर आ जाओ, तो वो वापस से बीजेपी कांग्रेस में चले गए। उसके बाद शाम होते वापस से वो एक दिन में 3 बार पार्टी बदली उन्होंने। तब से हमारे यहाँ पे चुनावी राजनीति में आया राम नाम ही पड़ गया, उनका नाम था गया लाल, और उसके बाद से फिर एंटी डिफेक्शन लॉ लाना पड़ा। तो ये सब चीजें होती हैं पॉलिटिक्स में, कोई परमानेंट नहीं रहता कि हमने बोल दिया कि अब की बार ट्रम्प सरकार, तो अब ट्रम्प साहब हमारे फेवर में ही रहेंगे। उस समय के समीकरण, और उस समय तो ट्रम्प साहब ने हमारे लिए काम किया भी था, ऐसा तो कुछ नहीं है। अभी भी कोई बहुत बुरा नहीं कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये मान लो कि हमने मध्यस्थता करवाई थी, मीडिएशन करवाया था सीज फायर में, ये हमको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट, और मोदी जी इज अ सीरियस प्लेयर इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स। अगर मोदी जी कह देंगे कि भाई ट्रम्प साहब को मिलना चाहिए नोबेल प्राइज, तो इट विल कैरी अ लॉट ऑफ वेट। तो इसलिए मोदी जी की बात को वो सीरियसली ले रहे हैं। आपका पाकिस्तान का नहीं है कि जाके अगर नॉमिनेट कर दिए तो उसको तो कोई नहीं देगा अगर पाकिस्तानी ने नॉमिनेट कर दिया।